हे एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल केस के बारे में जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निवीर बने। ना अग्निपथ उस मूवी का नाम नहीं है जिसमें मिस्टर बिग बी ने लीड रोल प्ले किया था। अग्निपथ उस मिलिट्री स्कीम का नाम है जिसे गवर्नमेंट ने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है। नाउ 2020 के अंदर इसे प्रपोज किया गया। किसने प्रपोज किया? ये ब्रेन चाइल्ड था लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर विपिन रावत का। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये स्कीम आखिरकार है क्या? चलिए स्कीम के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में ये बात करेंगे कि इसमें कौन सही है कौन गलत, क्योंकि इस स्कीम को लेकर के इंडिया के हर एक शहर में हर एक तबके के लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट नो डाउट कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है और मुझे नहीं समझ में आता कि ये प्रोटेस्ट कब अनार्की में कन्वर्ट हो गया है और इसका क्या एक्चुअल में कोई कंक्लूजन निकलने वाला भी है या नहीं। क्योंकि देखिए, प्रोटेस्ट एक लेवल पे जब तक शांति प्रिय रहे वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। इंडिया की ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी रही है कि हर बार उसने प्रोटेस्ट से जो भी कंक्लूजन निकाला है वो एक पॉजिटिव वे में निकला है। लेकिन अनार्की का क्या रिजल्ट है वो शायद आने वाला समय बताएगा। चलिए बहरहाल अभी हम लोग बात करते हैं इस स्कीम के बारे में कि एक्चुअली ये स्कीम क्या कहना चाहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अग्निपथ। ना इस स्कीम के अंडर दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। सबसे पहला तो यही कि ये स्कीम एक्चुअल है क्या। तो ये स्कीम कहती है कि जो इंडियन यूथ है वो 4 साल के टेन्योर के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, नेवी है या एयर फोर्सेस हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो 4 साल का टेन्योर है इसे कहा जाएगा इंगेजमेंट पीरियड और जितनी भी रिक्रूटमेंट्स इस 4 साल के टेन्योर के लिए किया जाएगा, इसमें जितने भी कैडेट्स भर्ती किए जाएंगे या रिक्रूट किए जाएंगे उन्हें बाकी सबसे एक अलग रैंक दिया जाएगा जिसे कहा गया अग्निवीर। गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि हर साल लगभग 50,000 के करीबन कैडेट्स को भर्ती किया जाएगा जिनको 4 साल के टेन्योर के लिए आर्म फोर्सेस को सर्व करना है। बट अब यहीं आता है दूसरा सवाल कि जितने भी अग्निवीर हैं जो 4 साल के टेन्योर के लिए अपनी सर्विस देंगे, क्या उन्हें परमानेंटली कभी भी क्या इन कैडेट्स के अंदर स्टेबल किया जाएगा? तो आंसर है नहीं। गवर्नमेंट का यह क्लेम है कि इन कैडेट्स में से लगभग 25% अग्निवीरों को ही जो नॉर्मल कैडेट्स हैं उसके जिसमें 15 साल का टेन्योर होता है सर्व करने का, उनमें शामिल किया जाएगा। तो इसका मतलब जो बाकी के 75% जो अग्निवीर हैं उन्हें उनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन्हें इन कैडेट में से निकाल दिया जाएगा। ना अब बात करते हैं इस स्कीम को लाने के पीछे का जो मेन इंटेंशन है गवर्नमेंट का वो क्या है। तो सबसे बड़ा जो मेन इंटेंशन है जो गवर्नमेंट कहती है वो ये कि गवर्नमेंट अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर यंगस्टर्स को लाना चाहती है सो दैट वो फ्रंट लाइन जो ट्रूप है उन्हें सर्व करवा सके और अपनी आर्म फोर्सेस को और भी ज्यादा टैक्स से भी बना सके। और इससे दो फायदे जो सामने निकल के आते हैं उनमें सबसे पहला फायदा है आर्म फोर्सेस अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा यंग हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो ऑन एन एवरेज जो एज है वो 32 ईयर्स है, जो अब थोड़ा सा घट करके लगभग 26 से 27 एज आ जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप कह सकते हैं कि हिडन बेनिफिट है वो ये, गवर्नमेंट का जो पेंशन का बर्डन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और यही वो पॉइंट है जिसे लेकर के ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि अब वो इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं कि हम कह सकते हैं कि वो अब अनार्की में कन्वर्ट हो गए हैं। अब चलिए ये बात करते हैं कि पब्लिक को मेन प्रॉब्लम क्या है इस स्कीम से। उनके माइंड में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस स्कीम को लेकर के, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसका नाम है जॉब को लेके उनके माइंड में आने वाली इनसिक्योरिटी। क्योंकि 17 साल से 21 साल की उम्र तक के जो बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा, जो गवर्नमेंट कहती है हर साल 50,000 कैडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा, 4 साल के टेन्योर के बाद में उन्हीं को जॉबलेस कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 25% को ही वो रेगुलर कैडेट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो नेक्स्ट जो लास्ट 75% जो कैडेट्स रहेंगे उनका क्या होगा? अल्टीमेटली वो तो जॉबलेस हो जाएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि 21 साल की उम्र आते आते वो जॉबलेस हो जाएंगे तो वो जॉब ढूंढेंगे कैसे, वो अप्लाई करेंगे कैसे? क्योंकि जिस उम्र के अंदर किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहिए, कोई नया स्किल एक्वायर करना चाहिए, आपने उस टाइम पे तो उन्हें ट्रेनिंग के तौर पे आपने कैडेट्स में इंक्लूड कर लिया। और जब उन्हें एक स्टेबल जॉब की तरफ जाना चाहिए, एक स्टेबल लाइफ लेने की तरफ जाना चाहिए, तब आपने उन्हें जॉबलेस क्रिएट कर दिया। और जॉबलेस किया तो किया, जो स्किल उनके पास नहीं है उस स्किल के बगैर वो कौन सी नई जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे?
तो ये तो पहला प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पब्लिक है प्रेजेंट टाइम में सड़क पर उतर आई है। जिस पब्लिक प्रॉपर्टी का उन्हें यूज करना चाहिए आज उसी को वो डैमेज कर रही है। एंड नाउ दूसरा रीजन जो है वो है उससे भी सबसे बड़ा, वो है वेस्टेज ऑफ ट्रेनिंग। आपने कहा कि आर्म फोर्सेस के अंदर जिन कैडेट्स को इंक्लूड किया जाएगा उन्हें 4 साल के लिए रखा जाएगा, यानी 4 साल तक आप उन्हें बहुत अच्छे से ना सिर्फ यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इवन आप उन्हें ट्रेन भी करेंगे। आप सोच के देखिए, पहले साल से जिस कैडेट को आपने इन्वॉल्व किया अपनी आर्म फोर्सेस में, चौथे साल आते आते वो अपनी ट्रेनिंग के पीक पे होगा, और जब वो पीक पे गया आपने तभी उन्हें निकाल दिया। ना सिर्फ इससे आपकी टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वो वेस्टेज होगी, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग वेस्टेज होगी, इससे आपकी खुद की जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। और यही वो 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से आज इतने वायलेंट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अपना एक अलग पक्ष है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि बॉस जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे जॉब इफेक्ट नहीं होंगे, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, जॉब इनसिक्योरिटीज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग आपको दे रहे हैं, इससे आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। आप खुद का कुछ काम कर सकते हैं। इवन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो 75% लोगों को हम लोग जॉबलेस करने वाले हैं उनके लिए एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें बिजनेस लोन्स दिए जाएंगे, उन्हें आसाम राइफल, सीएसएफ या स्टेट जो ओन जो आर्म फोर्सेस हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। इवन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने ये कहा कि हम लोग उन अग्निवीर्स को अपनी कंपनी के अंदर लेकर के आएंगे। बट क्वेश्चन फिर वापस से यही उठता है कि जिस एज में लोगों को स्टेबल जॉब चाहिए होती है वहाँ पर उन्हें उस वक्त उन्हें धक्के खाने पड़ रहे होंगे। आपने सिर्फ प्रेफरेंसेस दी है, आपने कोई जॉब की गारंटी नहीं दी है। और यही इकलौती एक सबसे बड़ी समस्या है जो कहीं ना कहीं जो माइंड है लोगों का उसके अंदर स्टक कर गई है, और इसकी वजह से इतने वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं एक्चुअल क्या रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आई है। इनका जो मेन इंटेंशन है वो है अपने ऊपर से जो पेंशन का बर्डन है उसे कैसे ना कैसे करके रिड्यूस करना, क्योंकि जैसे ही पेंशन का जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा, गवर्नमेंट ये चाहती है उस पैसे को हम लोग यूटिलाइज करें अपनी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के अंदर, उन्हें और ज़्यादा हद से ज़्यादा टैक्स से भी बनाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है किस कॉस्ट पे? क्या आप लोगों को पहले जॉब दे करके उन्हें जॉब से पूरा करके, यानी उन्हें पूरा अपना घर खर्चा पूरा आप निकलवा करके आप उन्हें ये कहते हैं 4 साल के बाद में कि बॉस अब हमारे पास आपके लिए जॉब नहीं है, आप चले जाइए? यही रीज़न है कि आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो अग्निपथ स्कीम है वो एक ब्लेसिंग ना बन के कहीं ना कहीं एक तरीके का आप कह सकते हैं श्राप बन गया है, क्योंकि यही रीज़न था जिसकी वजह से पब्लिक इतनी वायलेंट हुई है। नाउ अब अगर किसी को उसे ज्वाइन करना है, उस स्कीम के अंडर आना है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आप किसी भी इंडिया के एक स्टेट के नागरिक होने चाहिए, पहला। नंबर 2, आपकी एज 17 साल से ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं आप कर सकते। एंड तीसरा, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी उस एडमिशन्स के लिए या उस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अभी रेडी है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्कीम सिर्फ खराब ही खराब है। इस स्कीम में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ हम लोग कह सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस स्कीम के अंडर जितने भी रिक्रूटमेंट्स किए जाएंगे उन सबको पहले साल से लेकर चौथे साल तक जो सैलरीज प्रोवाइड की जाएंगी वो की जाएगी 30,000 से लेकर 40,000 तक, राइट? यानी मान के चलते हम लोग पहले साल किसी को 30,000 मिल रहे हैं, फिर दूसरे साल वही 33,000, फिर 36,000, फिर 38,500 और बाद में 40,000 रुपये कर दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि जितना पैसा उनका काटा जाएगा हर महीने, गवर्नमेंट ने अभी जो प्रोविजंस किए हैं वो ये, जितना महीने का सैलरी होगा उसका 30% आपका जो पैसा है वो बेसिकली निधि फंड में जाएगा, राइट? सेवा निधि में जमा किया जाएगा। और यहाँ पर जो एक आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो एक बेनिफिट दिया है रिक्रूटमेंट्स को, वो ये दिया है कि जितना पैसा आप कैडेट्स का कट करेंगे उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जमा करवाएगी। यानी ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से समझिए कि 30,000 यदि एक व्यक्ति की, एक राम नाम का एक कैडेट है जिसकी 30,000 की इनकम है पर मंथ, उसका 30% का कट लगेगा, यानी 9,000 रुपया। अब 9,000 रुपया यदि उसकी सैलरी में से कट हो रहा है तो गवर्नमेंट भी अपनी पॉकेट से 9,000 रुपये और जमा करवाएगी, यानी टोटल कितना रुपया हो गया? 18,000। और 4 साल का टेन्योर पीरियड खत्म होने के बाद उसे जो एक मुश्त अमाउंट मिलेगा वो
जितना आपका पैसा कट किया गया है वो प्लस उस पर जुड़ने वाला इंटरेस्ट, यानी एक टोटल जो लमसम अमाउंट है, आप कह सकते हैं एक हेफ्टी अमाउंट एक कैडेट को मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात है। आप कह सकते हैं कि 21 साल का युवक जो है बेसिकली वो अपनी सर्विस से रिटायर, मैं एक तरीके रिटायरमेंट ही कहूँगा, रिटायर होते होते लगभग 11 लाख 12 लाख के करीबन वो बहुत अच्छा अमाउंट लेके जॉबलेस होगा। तो एक और इसके साथ में जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि जितने भी कैडेट्स हैं, ये जो टेन्योर रहेगा 4 साल का, जैसे एंगेजमेंट पीरियड कहा जा रहा है, इसमें उनका 48 लाख रुपीस का उनका इंश्योरेंस किया जाएगा, विच इज़ एक्चुअली गुड। कि अगर हम सब जानते हैं कि आर्म फोर्सेस के साथ में किस टाइम की मिसहैपनिंग किसी भी टाइम हो सकती है, तो यदि किसी भी टाइप की मिसहैपनिंग होती है तो एटलीस्ट उनका इंश्योरेंस करने पे जो उनके पीछे परिवार वाले बैठे हैं उनको एक हैफ्टी अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये तो सारी बात हो गई है स्कीम की, जितनी अभी तक न्यूज़ या जितनी अभी तक डिटेल्स गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रोवाइड की है। बट अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये स्कीम सही भी है या नहीं है, क्योंकि देखिए ये खुद का एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। मुझे काफ़ी हद तक ये स्कीम समझ में आई, अच्छी लगी, लेकिन जहाँ पे ये है कि आप पेंशन दें या नहीं दें वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन एटलीस्ट आपको जितने भी रिक्रूट्स आप करेंगे उन्हें एटलीस्ट आपको जॉब सिक्योरिटी देना वो ज़रूरी है, क्योंकि तब आप अपने कहीं ना कहीं अपने खुद के ही जो क्लॉज आपने या जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बना रखेंगे एक बार गवर्नमेंट जॉब में जो आता है, और अधिकतर हमारी जो यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल इसी बेसिस पे ही है कि एक बार लग गए बस फिर आराम की ज़िंदगी है। तो बेसिकली जो आप ये जो एक माइंडसेट आपने लोगों का तैयार किया है, आप वहाँ पे कह रहे हैं कि 4 साल के लिए तो आपको आराम है, उसके बाद आपका आराम हराम है, वो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि एक स्कीम कितनी बेनिफिशियल हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका आर्मी में भर्ती होना एक ख्वाब भी है, एक पेट्रियाटिज्म, एक फीलिंग भी है उनमें, और कहीं ना कहीं घर में रोजी रोटी कमाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया भी है। नाउ स्कीम के अंडर जो एज ग्रुप है वो 17 से 21 की बजाय 17 से 23, 17 से 26 होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा, ये हम और आप आपस में बैठ करके तो बात नहीं कर सकते, खैर ये तो करने वाली गवर्नमेंट है, बट हम सोच सकते हैं इस बारे में। क्या आपको लगता है कि जो पेंशन है वो एक्चुअल में दी जानी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, पेंशन के बगैर यदि या पेंशन के बिना यदि आप जॉब सिक्योरिटीज़ दे दें वो भी काफ़ी अच्छा एक मूव हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? ये हम लोगों को ना सिर्फ एक इंडिविजुअल एंगल से सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें नेशनल एंगल से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है यार हमें जॉब देने से या हमें पेंशन देने से इनका कितना हो रहा है, पूरी टेन्योर के अंदर या पूरी मेरी लाइफ के अंदर आपको 50 लाख का तो बर्डन आ रहा है। बट जब आप बात करते हैं उन्हीं की जितनी भी आर्म फोर्सेस के अंदर जो कैडेट्स होंगे, जब आप उस अमाउंट को उस नंबर ऑफ कैडेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स यू नो अरबों के अंदर पैसा पहुंच सकता है। तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अमंग द कैडेट्स, या फिर उसी पैसे का यूज़ जो हमारी आर्म फोर्सेज है उन्हें मॉडर्नाइज करने में, कंट्री को डेवलप करने में किया जाना चाहिए। ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, ये मैं इसमें कोई अपना राय, अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, बस मुझे लगा कि ये टॉपिक आई थिंक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस बारे में गूगल से लेकर के यूट्यूब तक काफ़ी हद तक जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी। जितना मैं समझ पाया मैंने कोशिश की अपनी तरफ से उसे समझाने की। ना मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ ना मैं गवर्नमेंट के फेवर में हूँ, मैं इस चीज़ के ज़रूर फेवर में हूँ कि जिन्हें आप एक उम्मीद की किरण दिखा दें, 4 साल तक उस उम्मीद के साथ बैठाए रखें, ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप 4 साल के बाद में उन्हें वापस से रोड पे भटकने के लिए छोड़ दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ विनय कमल शर्मा साइनिंग ऑफ।